हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो जाता है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो पॉइंट्स बताते हुए चलते हैं, जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप लोग उसको कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स बताते हुए चलते हैं उनको ज़रूर आप लोग नोट डाउन किया कीजिए, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपके सामने है वो नहीं, लेकिन उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं और तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप में एक थिंकिंग बन जाती है क्वेश्चन बाहर से आया हुआ है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं। बस ये चीज़ होती है कि समझने की बात होती है, तो इसलिए आप लोग बारीकी से चीज़ों को समझते चलें, क्योंकि कहते नहीं है कि जितना ज़्यादा आप अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको बारीकियां मिलेंगी, और जब बारीकियां मिलेंगी तो उसी तैयारी को तो अच्छी तैयारी कहा जाता है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भाई एक लाइक तो बनता ही बनता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सबसे पहला हो जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है, या लखनऊ में है, या मेरठ में है, या बरेली में है? तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है लखनऊ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई? तो 1960 में हुई, या 1948 में हुई, या 1976 में हुई, या 1854 में हुई? तो यहाँ पे आपका हो जाता है राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति जो हो जाती है वो हो जाती है 1948, यानी कि बा ऑप्शन है। और 1948 में भी कब? तो 4 नवंबर। क्योंकि ये जो डेट्स होती हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं 1948 ना देकर, 1960 ना देकर यहाँ पे 4 नवंबर, 5 नवंबर, 10 दिसंबर इस तरह से डेट्स दे दी जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज होंगे, है ना। और थोड़ा सा इस पे हम लोग इस पे रोशनी डाल लेते हैं थोड़ी सी। राधा कृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, और ये किस शिक्षा के लिए? तो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए, यानी उच्च शिक्षा दी जाए और कैसा बनाया जाए, यानी उनको जीविका प्राप्त हो, उस तरह से उनको शिक्षा मिले, है ना। भाई शिक्षा कोई क्यों ग्रहण करता है? भाई उनको जीविका भी तो मिलनी चाहिए ना। जैसे अब आप लोग डीएलएड क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो कर रहे हो ना कि टीचर बनेंगे, और जब टीचर बनेंगे तो आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो ये सभी चीज़ें, तो इनमें जब सुधार होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ये हो जाती है। और इसके सदस्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो सदस्य इसके 10 हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो हमारे शैक्षिक ढांचे की क्या है? सबसे कमज़ोर कड़ी है, और इसमें शीघ्र यानी जल्दी सुधार की ज़रूरत है। तो ये किसने कहा है? तो मुदालियर आयोग ने, या कोठारी आयोग, या राधा कृष्णन आयोग, या हंटर स्थापना? तो यहाँ पे राधा कृष्णन आयोग हो जाता है, क्योंकि अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो राधा कृष्णन आयोग, क्योंकि इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा में क्या है कि जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर कड़ी है, तो उसमें क्या है, जल्द से जल्द सुधार किए जाएं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षित समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति ने कराया? आचार्य राममूर्ति समिति 1990, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991, श्री प्रकाश समिति 1959, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1990।
1951 यानी कि जो आपका बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता? जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, सेकंड आपका हो जाता है भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना, या थर्ड आपका हो जाता है मुक्त विश्वविद्यालय तंत्र की स्थापना, या फोर्थ हो जाता है अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तो आप विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और इसको राधा कृष्णन आयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए आपने पढ़ तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रखा है, राधा कृष्णन आयोग आ गया, अब क्या है आप कंफ्यूज हो कि ये तो हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन जब आप दोनों चीज़ें पढ़े होंगे तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आ जाए या राधा कृष्णन आयोग आ जाए, आपको पता है कि 4 नवंबर 1948 यही इसका राइट आंसर है, गठन हुआ था, है ना। तो आप इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने या आचार्य नरेंद्र देव ने। तो यहाँ पे आपका हो जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। और इसको क्या कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि बा ऑप्शन है, इस पे पहले टिक कर देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग भी आप कह सकते हैं। तो मुदालियर आयोग आ जाए या माध्यमिक शिक्षा आयोग आ जाए, आप टिक कर देंगे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और आचार्य नरेंद्र देव। तो माँ से माध्यमिक शिक्षा और माँ से मुदालियर आप ऐसे याद रख लें, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है ट्रिक से याद हो जाती हैं और अच्छे से याद हो जाती है। तो माँ से माध्यमिक शिक्षा, माँ से मुदालियर। शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो शिक्षा आयोग का गठन, और यहाँ पे हाँ माध्यमिक शिक्षा, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या डेट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन, तो माँ से माध्यमिक, माँ से मुदालियर, और स्थापना कब हुई? तो 23 सितंबर कब हुई? तो 23 सितंबर और 1952 को। ठीक है, तो आप सन भी इसको याद रख लेंगे बहुत अच्छे से डेट के साथ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है शिक्षा आयोग का गठन हुआ था तो 23 सितंबर 1952 को, या 14 जुलाई 1964 को, या 21 जून 1966 को, या 15 अगस्त 1968 को। तो कब हुआ था? तो शिक्षा आयोग। और शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो शिक्षा आयोग को आप कोठारी आयोग भी कहते हैं, इस नाम से भी आप जानते हैं। तो किससे? तो कोठारी आयोग के नाम से भी आप जानते हैं। तो अगर कोठारी आयोग आ जाए या शिक्षा आयोग आ जाए, तो अब तक तो आप लोगों ने क्या टिक कर ही दिया होगा कि 14 जुलाई 1964, है ना। कोठारी आयोग 1964 की बात है, तो 14 जुलाई 1964 ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो 29 जून 1966 को रिपोर्ट पेश की गई, क्योंकि देखिए स्थापना करना अलग चीज़ होती है, पास होना अलग चीज़ होती है। भाई कोई चीज़ है आप दस्तावेज़ लेके जाएंगे किसी ऑफिस में, तो उसी दिन तो आपको ये नहीं है कि भाई आपको उसी दिन परमिशन मिल जाती है, तो परमिशन किसी और दिन मिलती है, रिपोर्ट आप किसी दिन और पेश करते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, है ना। तो गठन जो हुआ तो 14 जुलाई 1964 को हुआ, और रिपोर्ट पेश की तो 1966, और कब? तो 29 जून। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, ये सुझाव किसका था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, भारतीय शिक्षा आयोग का, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986 का। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है, राइट आंसर आपका हो जाता है कौन सा हो जाता है? तो बा ऑप्शन, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये राइट आंसर है। तो इस तरह से बा ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे। और इसको और क्या कहते हैं? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधा कृष्णन आयोग। तो ऐसे जिनको दो नामों से पुकारा जाता है, तो वो आप लोग जो कन्फ्यूज़न है उसको ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, और आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है ना। जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसी पे या करके आप लिख लें राधा कृष्णन आयोग, इस तरह से।
और बहुत बारीकी से चीज़ों को समझें। क्योंकि क्या कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं ये सब्जेक्ट कठिन है, वो सब्जेक्ट कठिन है। जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे, जिसमें आप डीपली चीज़ों को नहीं जानेंगे, वो सब्जेक्ट कठिन है ना। और जिसमें आप डीपली चीज़ें पढ़ लेते हैं वो सरल हो जाता है। बस कहानी ये होती है और कोई कहानी नहीं होती है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इसमें वेरी यानी जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है उनको कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको, जैसे कि अभी ये आपकी सीरीज़ है, ये हम पार्ट वाइज लेकर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे सभी को एक ही क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे, जिससे आप लोगों को क्या हो, जब आप रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना हो और आपको क्लास बार बार से चेंज ना करनी पड़े। और एक ही क्लास में हम सभी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे, यानी जितने भी ये पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे वेरी शॉर्ट है तो वेरी शॉर्ट एक ही पार्ट में, फिर शॉर्ट है तो एक ही पार्ट में हम सारे कंप्लीट करा देंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को सीखना है तो धीरे धीरे सीखना है, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ठीक है ना। और रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए कैसे लेकर आएंगे, तो सभी पार्ट्स एक ही क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष देखिए प्रोफेसर यशपाल हो जाते हैं। और अगर हम इसके सदस्य की बात कर लेते हैं तो 35 सदस्य, ठीक है। कितने सदस्य? तो 35 सदस्य। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में तो लागू की गई। लेकिन क्यों लागू की गई, इस पर भी तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। जो आपकी हो जाती है ऑपरेशन कौन सा हो जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके स्थापना वर्ष की बात कर लें तो 1987-88 में क्यों किया गया, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि अपव्यय और अवरोधन, क्या चीज़, अपव्यय और अवरोधन में क्या करना था, कमी करनी थी। और इसमें क्या था, और शिक्षा में क्या करना था, गुणात्मक सुधार, इसमें सुधार पर बल भी दिया गया। और अगर इसकी बात की जाए तो 1986 के कार्य योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई। कब की गई? तो 1986 में की गई। और ऑपरेशन से मतलब क्या होता है, यानी तात्पर्य क्या होता है, कि जैसे युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी वर्क को, किसी काम को बहुत जल्द से पूरा करना, तो यही इसका मेन उद्देश्य रहा। और ब्लैक बोर्ड विद्यालयों के आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 1987-88 में लागू किया गया। और 1992 में क्या किया गया, इसमें संशोधन भी किया गया। क्योंकि जब कोई कार्य होता है और उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें घटाई जाती, कुछ चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, तो उसमें संशोधन भी किया जाता है। तो अगर संशोधन की बात आ जाए तो 1992। और अगर इसका जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई, तो 1987-88 में। मेन उद्देश्य इसका क्या है, तो भाई अवरोधन और अपव्यय की समस्या को दूर करना, इसमें कमी लाना और बच्चों के एडमिशन में बढ़ोतरी करना, स्कूल की तरफ रुख करना, यानी बच्चों का रुख करवाना। यानी रुख का मतलब ये होता है कि बच्चों को स्कूल की तरफ क्या करना, भेजना, उनको इंटरेस्ट दिलाना। इस तरह से ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अभी हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे थे वही है इसका उद्देश्य। भाई क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य? प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। क्योंकि भाई चीज़ें भी मुहैया होनी चाहिए, यानी अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों के एडमिशन भी हो, बच्चे स्कूल आ क्यों नहीं रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम का पता लगाना है, उस प्रॉब्लम को भी दूर करना है। क्योंकि
बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, एडमिशन तो ले रहे थे, यानी उनके गार्जियंस एडमिशन तो दिला रहे थे, लेकिन बच्चे कुछ दिन विद्यालय आकर और विद्यालय को छोड़कर चले जा रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो विद्यालय आ रहे थे लेकिन एक से ज़्यादा वर्षों तक एक ही क्लास में रह रहे थे। तो इस पर क्या हुआ, जांच पड़ताल हुई, जानकारी ली गई, बच्चों से बात की गई, उनके गार्जियन से बात की गई। तो कुछ बच्चों ने कहा कि भाई हमारा घर तो दूर पड़ता है, हमारे आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, हम कैसे विद्यालय आए। कुछ बच्चों ने कहा अगर हम विद्यालय चले जाते हैं तो हम अपने पापा के साथ या अपने जैसे फादर के साथ हम नहीं जा पाते हैं वर्क पे, हाँ हम उनके साथ जाते हैं, और हमको क्या है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा हमें किताबें नहीं मिल पाती। कुछ बच्चों ने कहा हमारे जो रोज़मर्रा के भाई पढ़ते हैं तो वहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सभी चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत सी प्रॉब्लम सामने आई जो अपव्यय अवरोधन की और हाँ, जब भाई अवरोधन का मतलब ये होता है एक ही बच्चा एक से ज़्यादा टाइम तक क्लास में अपना टाइम दे रहा है, तो उसमें क्या है, पढ़ाई की तरफ अच्छे से मतलब बच्चे क्या है चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें, इस पर ध्यान दिया गया और उसमें सुधार किया गया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका, अपनी भाषा में इसको समझिए, और कोई बहुत ये नहीं है कि आप चीज़ों को समझेंगे और नहीं लिख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो सब जो हम लोगों के साथ, भाई हम लोग भी पढ़े थे, बच्चे थे, छोटे थे, तब भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो भी आप सभी के साथ, हम सभी के साथ वो प्रॉब्लम्स हुई, और किस तरह से कुछ बच्चे आगे निकल गए, कुछ बच्चे पीछे रह गए, कुछ बच्चों ने स्कूल ही छोड़ दिया। भाई आपके साथ कितने लोग पढ़ते होंगे और कितने लोगों ने कोई किसी क्लास में छोड़ के चला गया, कोई किसी क्लास में छोड़ के चला गया। उनमें से कुछ ही लोग क्या है जो आगे बढ़े हैं, है ना। तो ऐसा क्या हुआ, तो इन सभी चीज़ों पे आप भी अपनी जांच पड़ताल कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपके क्वेश्चंस तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, है ना। चलिए भाई चलते हैं। आप कहेंगे कि मैम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई करते रहें, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही बनता है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन आपका हो जाता है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट का उद्देश्य क्या है। पी मोस्ट तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संतुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, पी मोस्ट का, है ना। और सॉफ्ट कार्यक्रम का क्या कार्य था, तो सॉफ्ट का मतलब देखिए, आप इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म याद करते हैं तो बेहतर है, क्योंकि जैसे SOPT है तो S फॉर स्पेशल, O फॉर ओरिएंटेशन, P फॉर प्रोग्राम, 4 इसको जोड़ने के लिए, है ना, और सॉफ्ट, P फॉर प्राइमरी और T फॉर टीचिंग, तो प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचिंग। तो इस तरह से आप इसको, और अगर हिंदी में बात की जाए तो प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन। तो आपको जैसे सही लगे, आप जैसे याद करने में कंफर्टेबल आपको महसूस हो, वैसे आप याद करें। वैसे मैं तो ये कहती हूँ भाई दोनों लैंग्वेज में आप याद कर लो तो बेहतर है, और इंग्लिश में याद कर लोगे तो और भी अच्छा है। हिंदी में अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में याद कर लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अपनी तरीके से हम बस बता देते हैं कि भाई अगर ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सॉफ्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है, तो प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम या स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। सॉफ्ट किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित किया जाता है, तो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु। ठीक है, फिर है बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी, तो 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी थी। और बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं, देखिए अंग की अगर बात की जाए तो बहुत सारे अंग हो सकते हैं, क्योंकि होते भी अंग हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग थे, तो इसमें हम 3 अंगों पर बात करेंगे। 3 अंग थे, संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता। भाई जब गुणवत्ता में सुधार होगा तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। संस्थागत क्षमता में वृद्धि यानी जो संस्थान है उसमें क्या हो, भाई बढ़ोतरी हो, अगर बच्चों के लिए कम चीज़ें हैं तो ज़्यादा चीज़ें हों, संस्थाएं बढ़ाई जाएं। और अगर गुणात्मक में सुधार किया जाए कि भाई बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसमें क्या, पहले रटन पद्धति चलती थी, बच्चों को क्या किया जाता था, रटवाया जाता था, बच्चे रटने से बड़ा डरते थे। कुछ बच्चों से कह दिया जाता था कि इतने क्वेश्चंस याद करके आना। अब बच्चे क्या है, पहले तो स्कूल में गए, वहाँ पे इतना प्रेशर मिल गया, घर पे आए, अब हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, इतना नहीं याद कर पाएंगे, दूसरे दिन स्कूल से गायब नहीं बच्चे जाते थे, क्योंकि याद ही इतना करना रहता था। अब क्या हुआ कि बच्चों से कहा जाता है
कि करके सीखो, है ना। अब देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल खेल में चीज़ों को सीख रहे हैं। वो टीचर पर डिपेंड करता है कि बच्चों को किस तरह से खेल खिलवाने, किस तरह से चीज़ों को उनको बताना है। खेल भी खेल रहे हैं और चीज़ें भी सीख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अब पढ़ाई हो गई है। तो यानी बचते के बोझ से तो बच्चा बच ही गया है। और क्या है, जो ये रटन पद्धति, इसको भी खत्म किया गया। पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, अब कैसी है, तो बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित यानी बच्चे जो कह रहे हैं वही वर्क हो रहा है। बच्चे मतलब अब क्या है, पहले बच्चा बैठा रहता था, निष्क्रिय था, अब क्या है, सक्रिय है, यानी एक्टिव है। बच्चा खुद कर रहा है। पहले क्या था भाई, टीचर ने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, अब बच्चा क्या कर ले, उतार ले, इतना उसको करना था। अब बच्चा क्या है, वो चीज़ों को कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। तो इस तरह से तो गुणवत्ता में सुधार, बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, तो यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से 3 भाग इसके हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है। तो ये दायित्व तो आप सभी को पता है कि डाइट है ना। और अगर डाइट की फुल फॉर्म की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो जाता है तो डाइट। अगर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डीपीईपी का पूरा नाम। तो डीपीईपी का पूरा नाम वही चीज़ फिर आ गई कि अगर इंग्लिश में कहेंगे तो आसान रहेगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, पी फॉर प्राइमरी और ई फॉर एजुकेशन और पी फॉर प्रोग्राम। तो इस तरह से अगर हिंदी में बात की जाए तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि कब हुआ, तो 1994 को हुआ। ठीक, यहाँ पर आपका हो गया। तो अब आप कहेंगे कि मैम क्या ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो हो जाता है वो एक ही बार हुआ। तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ज़रूर करेंगे, क्योंकि डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा ये कार्यक्रम कब चलाया गया, तो 1994 में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे प्रारंभ की बात हो रही है, तो हमने क्या कहा कि प्रारंभ हुआ तो 1994 में। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप समझिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुभव और उपलब्धि के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से, किसकी सहायता से अगर बात की जाए तो विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से साक्षरता के संदर्भ में पिछड़े हुए 18 अन्य जनपद थे। अब जनपदों की बात की जाए तो जैसे महाराजगंज हो जाता है, गोंडा हो जाता है, सिद्धार्थनगर हो जाता है, बदायूं, खीरी, ललितपुर, बस्ती, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, इस तरह से टोटल 18 जनपद। और उसमें देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्रारंभ करने का एक बार फिर से निर्णय लिया गया। ठीक है, अब क्या था, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का यानी सेकेंड श्रृंखला जो थी, इसमें कितने थे, तो 22 जनपदों की बात की गई। ठीक है ना, 22 जनपदों की बात की गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद देखिए क्रियान्वयन क्या, अब ये अगर ये कंप्लीट कब हुआ, अगर हम बात कर रहे हैं कि 22 जनपद की बात की गई और इसको कंप्लीट कब किया गया, तो 2003 में। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा डीपीईपी तृतीय की श्रृंखला वर्ष 2000 में प्रदेश के 32 जनपदों में, पहले क्या 22 जनपद, उसके बाद कितने, तो 32 जनपदों में क्रियान्वयन किया गया। और ये कब कंप्लीट हुआ, तो 2006 में कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि किसकी सहायता से, तो विश्व बैंक की सहायता से। और सन भी आप लोग याद रखिएगा, स्टार्टिंग कब हुई और कंप्लीट कब हुआ, तो ये सभी चीज़ें। फिर देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल सेम यही। वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले चुने गए। तो द्वितीय की यहाँ पे बात आ रही है, यानी सेकंड की बात आ रही है। तो द्वितीय श्रृंखला प्रदेश के 22 जनपदों में और
तृतीय की अगर बात की जाए तो 32, यानी दूसरे में 22 और तीसरे में 32, यानी आप क्या करेंगे 10 बढ़ा देंगे। 22 और 32 याद करना भी आसान है। और प्रथम में तो आपने देखा ही 18 जनपद, है ना। तो इस तरह से ये सभी एक क्रम में चीज़ों को लिखिए और उसको ये है रोज़ नज़र ज़रूर उस पर डालिए कि हाँ ये इस टाइम हुआ और ये कब हुआ, कितने इसमें जनपद चुने गए, प्रथम में कितने, द्वितीय में कितने, तृतीय में कितने, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? रेडी भाई, रेडीनेस नाम ही से पता चल रहा है, यानी रेडी का मतलब तैयार होना। अब क्या है, अब बच्चों को तैयार कैसे, भाई आप स्कूल भेजते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं भाई, तैयार करते हैं। यूनिफॉर्म पहनाना, है ना, साफ सफाई का ध्यान रखना, लंच बॉक्स तैयार करना, ये तो तैयारी हो गई। अब विद्यालय किस तरह से बच्चे की तैयारी कर रहा है, स्कूल रेडीनेस, है ना। तो भाई कक्षा 1 में बच्चे का एडमिशन हुआ, ठीक है, मान लीजिए, तो बच्चे को कुछ आ रहा है नहीं, वो अपनी मातृभाषा लेके गया, वो चीज़ अलग की हो गई, वो तो उसके पास है ही है। लेकिन वहाँ पे उसको स्कूल में कैसे बैठना है, कैसे इतना टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि टाइम भी तो भाई स्कूल में देना होता है ना। तो ये टाइम बच्चा कैसे देगा भाई, अपनी माता से अलग होकर आया है, वहाँ पे उसको सीखना भी तो है, हमें बैठना है, हमें अपने संगी साथियों के साथ यहाँ पे रहना है, इतना टाइम स्पेंड करना है। तो ये सभी तैयारी जो कराई जाती है उसको कहते हैं स्कूल रेडीनेस। तो इसमें क्या होता है, 1.5 महीने से और 2 महीने तक क्या किया जाता है, बच्चों को ये सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे बैठना है, किस तरह से अपने जो साथी होंगे उनके साथ कैसे बिहेव करना है, किस तरह से सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो यही क्या होता है स्कूल रेडीनेस। और इसको विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि विद्यालय की ओर मुख किया जा रहा है बच्चे का, है ना। तो इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडीनेस, और इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख, ये कुछ भी आ जाए तो आपको पता है कि बच्चे को तैयार किया जाता है। कक्षा 1 में एडमिशन करने से पहले ये सभी तैयारी कराई जाती हैं, यानी 1.5 से 2 महीने तक, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस नाम चेंज कर दिया है, पहले कहा है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, अब कहा है विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वही चीज़ें हमें क्या करना है, लिखना है, जो अभी हम लोगों ने सीखा है। तो क्या है, विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वो कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे क्या है, विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। भाई बच्चे जाएंगे वहाँ पे, उनको ऐसा माहौल मिलेगा, खिलौने मिलेंगे, बच्चों को खाने की चीज़ें मिलेंगी, बच्चों को दोस्त मिलेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, भाई हमको स्कूल जाना है। छोटे बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी उनको क्या होता है, अच्छा लगता है वहाँ जाते हुए, फिर वो तैयार हो जाते हैं और उसके बाद कक्षा 1 में एडमिशन हो गया और बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं मन लगा के। तो ये चीज़ इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्ण, वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताई, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और इन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। नाम चेंज होके आ जाए तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नाम में क्या है, चीज़ें तो हमें पता है, तो हम क्यों कंफ्यूज होंगे, है ना। नाम कितना भी चेंज कर लें, कितना भी घुमा लें, मगर हमको आता है तो हम कर ले जाएंगे। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला कौन सा राज्य है? तो आप सभी को पता है केरल हो जाता है। और कितना, तो 93.91%, क्योंकि यहाँ पे क्या है, महिलाओं और पुरुषों को लगभग समान दर्जा दिया जाता है, सभी को अच्छे से पढ़ाया जाता है। इधर अपनी तरफ तो ये चीज़ें चल रही हैं कि लड़कियों को पढ़ा के क्या होगा, लड़के पढ़ लें बहुत है, तो इसलिए ये चीज़ें अभी कम है। जिस दिन ये माइंड में ये चीज़ें आ जाएंगी कि नहीं सभी के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उस दिन यहाँ पे भी इसी तरह से साक्षरता दर देखने को मिल जाएगी, है ना। संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण, तो जो संचालन मतलब चालू करने के लिए, है ना, तो जिला शिक्षा समितियां, बिल्कुल सही है, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया गया? तो 2002 अगर बात की जाए पंचवर्षीय योजना की, क्योंकि आपसे हम पहले भी बता चुके हैं जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उतने कितने क्योंकि पंचवर्षीय योजना ऐसा नहीं कि लगातार ही हुई हैं, कुछ में क्या हुआ, गैप भी हुआ, वो गैप क्यों हुआ, वो सब चीज़ें आप लोग उसको समझिए। हालांकि हम तो आप लोगों को बताते हुए चलेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा पढ़ें और पढ़ने की हैबिट डालें। तो नवी पंचवर्षीय योजना, और अगर इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो 1997 से 2000 के तहत, ठीक है। और अगर इसके लक्ष्य की बात हम कर लेते हैं तो 6.5 लक्ष्य था, और वास्तविक उपलब्धि की अगर हम बात करें तो 5.40 इसकी उपलब्धि आंकी गई थी। और उसके बाद है हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और इसकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? तो आपको पता है कि भाई सर्व शिक्षा अभियान का मतलब पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पर चलते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान यानी सब पढ़ें है ना, 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चे पढ़ें, निःशुल्क पढ़ें और अनिवार्य रूप से पढ़ें, है ना। और इस अधिनियम को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से यानी मिलकर करती है। तो इसमें दोनों का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? तो भारत सरकार जो है वो 65% और राज्य सरकार कितना प्रतिशत यानी 35% सहभागिता देती है। तो अलग अलग भी आ सकता है, क्योंकि आ भी जाता है कि भाई भारत सरकार का प्रतिशत कितना है, राज्य सरकार का प्रतिशत कितना है, अलग अलग भी। लेकिन जब आपने एक ही में इतना सब पढ़ लिया तो अलग भी आ जाए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद है NPEGEL। तो N फॉर नेशनल, P फॉर प्रोग्राम और ऑफ उसको जोड़ने के लिए है ना, E फॉर एजुकेशन और G फॉर गर्ल और L फॉर एलिमेंट्री तो लेवल। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल क्या है ना। तो ये क्या है, ये देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी परिस्थितियां, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। यानी ठहराव का मतलब क्या होता है कि वही चीज़ कि बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें, वहाँ पे ठहरे रहें, वहाँ पे रुके रहें। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो प्रॉब्लम्स उनको वो फेस नहीं कर पा रहे हैं और वो जा रहे हैं स्कूल छोड़कर, है ना। तो ठहराव भी ज़रूरी है। तो ठहराव भाई किन कारणों से हो सकता है? अगर कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति है खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसको क्या करना है, पूरा करना है भाई। जैसे आर्थिक स्थिति में अब बच्चों को क्या है, जो पढ़ाई का सामान है वो नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, तो अब तो ये तो टेंशन ही ख़त्म भाई। स्कूल में कोई फ़ीस भी नहीं पड़ रही है, यूनिफॉर्म भी मिल रहा है, पेंसिल, रबर और कॉपी, किताब, हर एक चीज़, मतलब जितनी यहाँ तक खेल का सामान, यहाँ तक खाने की चीज़ें, हर एक चीज़ स्कूल से मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम ही नहीं अब हो रही है ना। तो इसमें क्या है, ये सर्व शिक्षा अभियान का एक अहम हिस्सा है। और इसमें क्या है, 1 से 8 तक के जो यानी यहाँ पे गर्ल्स के लिए है ना, तो गर्ल्स के लिए ही ये जो स्कीम है, तो जो लड़कियां हैं उनकी मदद की जाती है हर तरह से। यानी भाई बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं लड़कियों को, तो ये सारी प्रॉब्लमों को यानी जो जितनी भी दिक्कतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनका सलूशन निकाला जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NPEGEL का क्षेत्र बताएं। तो महिला साक्षरता में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां, ये क्षेत्र हो जाते हैं। स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया जाता है? तो भाई जनपद स्तर पर भी किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर भी किया जाता है और ग्राम स्तर पर भी किया जाता है। भाई आप गांव में जाएं तो वहाँ पे चल रहा है ना, ब्लॉक स्तर पर देखिए चल रहा है ना, सब पढ़े स्कूल चलो अभियान, सभी को भोजन मिल रहा है, सभी को यूनिफॉर्म मिल रहा है, हर एक चीज़ है ना। और जनपद स्तर पर भी है। तो 100% अगर हम इसकी बात करें, ये क्यों ऐसा हो रहा है स्कूल चलो अभियान में, क्या है, तो 100% नामांकन, यानी जितने बच्चे हैं सभी का एडमिशन हो, सभी बच्चे आए, अपव्यय अवरोधन को कम से कम यानी ना के बराबर हो। तो क्योंकि 100% की तो कोई भी इंसान गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी उस पर भी 100% का मतलब यही हो जाता है कि 100 में से 100, है ना। तो इस पे वर्क किया जा रहा है। और ये शुरुआत कब की गई? तो 1 अप्रैल 2000 में शुरुआत की गई।
उसके बाद चलते हैं, हम देख लेते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, समझिए। बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना यानी एक जैसी शिक्षा देना, उनका एडमिशन कराना और बच्चे स्कूल में आएँ और रोज़ आएँ, उनका मन लगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी, तभी तो वो बच्चे रोज़ स्कूल आएंगे। ठीक है भाई, वही चीज़ कि कुछ बच्चे कह रहे थे हमको आने जाने में दिक्कत होती है, तो आप देखिए कि प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, है ना, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, तो यानी बच्चों को आने जाने की भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना, देखा गया कि अपव्यय अवरोधन क्यों हो रहे हैं, बच्चों से बात की गई, उनके गार्जियन से बात की गई, फिर देखा गया कि ये प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। और उनकी गुणवत्ता युक्त शिक्षा के उपलब्ध हेतु प्रयास, यानी गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को रटन पद्धति पे नहीं, बच्चों को क्या करके सीखा, यानी करके सीखे बच्चे, उस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा है। पहले कैसी शिक्षा थी, तो शिक्षक केंद्रित थी, जो शिक्षक कहता था वही होता था, बच्चों को कुछ भी नहीं, मतलब ये नहीं था कि हाँ बिल्कुल भी नहीं, अगर होता नहीं तो आज बच्चे ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ गलत थी, लेकिन हाँ अब बच्चे क्या हैं, बच्चे जो कह रहे हैं, बच्चे जैसा अगर बच्चे कह रहे हैं कि हमें इस टाइम खेलना है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बच्चों को किस तरह से खेल खेल में शिक्षा देनी है ना। वैसे तो यही थोपा जाता था कि नहीं इस टाइम अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, बच्चे का मन करे या ना करे, उसको कितनी समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, इससे कोई मतलब नहीं था। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जब सामने आई तो उनका सोल्यूशन निकाला गया। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई, तो यह योजना की अगर हम बात कर ले तो 2004-05 में प्रारंभ की गई, है ना। जैसे ऑप्शन में दे दें 2004-05 तो आप इस पर टिक करेंगे, अगर सिर्फ 2004 दें तो 4 पर टिक करेंगे क्योंकि 4 में स्टार्ट हुई। और उसके बाद ये जो कस्तूरबा योजना हो जाती है कैसे, तो ये ब्लॉक स्तर की योजना है। किसकी है, तो ब्लॉक स्तर की योजना, और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्रों को अध्ययन के लिए क्या किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। और इसमें अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, बालक बालिकाओं के अधिकार के हनन को क्या कहते हैं, तो हनन को जो है कहते हैं बाल श्रम। तो बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं, तो बाल श्रम। इसमें 9 से 14 वर्ष के बीच का पता लगाकर उन्हें मुक्त कराया जाता था और फिर किया जाता था बसाया यानी इससे मतलब ये, यानी कहने का हमारे ये मतलब हो जाता है कि जो बच्चे, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कारखानों में, फैक्ट्रियों में वर्क कर रहे हैं, कुछ चाय के होटल पे वर्क कर रहे हैं, इस तरह से देखा गया। फिर उन पे क्या हुआ, बच्चों को इसके लिए ये किया गया कि नहीं, बच्चे नहीं वर्क कर सकते। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे की गई। और उसके बाद है मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई, तो भाई मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चों का जो शारीरिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था और बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा नामांकन भी नहीं हो रहे थे, एडमिशन यानी नहीं हो रहे थे। कुछ लोग ये कहते थे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, कुछ लोग कहते थे अगर हमारा बेटा पढ़ने चला जाएगा तो काम कौन करेगा। और बच्चे ये भी है कि हम स्कूल से जाते हैं, घर पे कुछ भाई खाने पीने का नहीं होता क्योंकि आज आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तो अगर हम जाएंगे नहीं ये काम करने के लिए तो हमको भोजन कहाँ से मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों को देखा गया, तो यानी नामांकन में वृद्धि, स्कूल की तरफ रुख करने के लिए, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट दिलाने के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए क्या हुआ कि पोषाहार वितरण योजना चलाई गई, मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई। जो कि पहले क्या होता था कि जिसकी 80% उपस्थिति होती थी उन बच्चों को दिया जाता था 3 किलो अनाज के रूप में, चावल या गेहूँ जो भी मिलता था। तो ऐसा इसलिए हुआ
कि अगर सभी बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि भाई सभी बच्चे भाई इन स्कूलों में पढ़ेंगे तो गरीबी तो होती है, आर्थिक स्थिति तो बिगड़ी हुई होती है, मगर सभी बच्चों को अगर दिया जाता गरीब समझकर तो बच्चे स्कूल नहीं आते। लेकिन जिनकी 80% उपस्थिति होती थी तो उनको क्या था कि उनको दिया जाता था राशन, तो बच्चे लालच में पहुंच जाते थे कि भाई हमको फिर मिलेगा नहीं, तो ऐसे ऐसे करके नामांकन में भी वृद्धि हुई। गार्जियंस भी समझे कि चलिए एडमिशन करा देंगे कि तो कुछ चीज़ें ही मिलेंगी और बच्चा हमारा पढ़ेगा भी और हमको पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है और हमको मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, है ना। चलिए यही सोच बनकर बच्चे को क्या हुआ, एडमिशन दिलाया गया। अब बच्चे क्या है, उनको मिलता तो था लेकिन बच्चों को क्या था कि पूरे तरीके से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई घर पे आएगा अनाज तो बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे, और ये भी है कि भाई आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, पैसों की कमी होगी तो बेच भी लिया जाता था। तो हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना एक बच्चे के लिए तो मिलता था ना। फिर क्या हुआ, पके हुए भोजन की योजना चली। अब क्या है, अब देखिए पका हुआ भोजन मिलता है, प्लस क्या उसके साथ मिल्क भी मिलता है, उसके साथ क्या है कि फल भी देखिए हफ्ते में एक बार मिलता है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हो गई। और आप लोग देखिए, अगर आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे। सन भी आप लोग याद रखें कि 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ तो क्या होता था कि अनाज मिलता था। उसके बाद 1 सितंबर 2004 से पका हुआ भोजन मिलने लगा। तो इस तरह से दोनों सन आप याद रखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? देखिए वही क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वही देखिए फिर से रिपीट हुआ है। तो 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया। और पके भोजन की बात आए तो 1 सितंबर 2004 से स्टार्ट हुआ। बाल अधिकार, और हाँ अगर यहाँ पे बात आ जाए कि क्यों, तो बच्चों को स्कूल की तरफ मुख करने के लिए, नामांकन में वृद्धि करने के लिए, है ना। तो ये सभी चीज़ों के लिए। बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी इसको गूगल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ 10 दिसंबर 1950 दिए हुए हैं। और उस तरह से 1959 कितना, तो 1959 यहाँ पे ये राइट है। बाकी आप लोग भी गूगल ज़रूर कर लीजिएगा। और चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का ये लास्ट ही क्वेश्चन है। हाँ तो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और चीज़ें पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करते रहिए। इससे क्या होगा, अपना परिवार ही बढ़ेगा, और जब परिवार बढ़ेगा तो हम लोग क्या होंगे, उतने ही मजबूत बनेंगे। और लाइक का रहा सवाल, तो भाई एक लाइक तो बनता ही बनता है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप क्या एक लाइक भी नहीं करेंगे। तो भाई चलिए फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। और अब आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। और चलते हैं हम लोग आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि मैम एक ही सब्जेक्ट आप कंटिन्यू करती हैं, एक ही सब्जेक्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये थोड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट हम कंटिन्यू करेंगे और ऐसे से करके आपको कंप्लीट करा देंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि जिस तरह से हम आपको बताते हैं तो एक क्वेश्चन में आपके 5 से 6 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो आप समझिए, आपका कहते नहीं गागर में सागर भरने वाली बात हो रही है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ पे विराम लगा देंगे लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है, शिक्षा अधिकार अधिनियम की 2 विशेषता बताएं। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय और बालकों की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए, यानी शारीरिक प्रताड़ना भी ना दी जाए, प्लस कैसी मानसिक प्रताड़ना भी ना दी जाए। क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ लोग कैसे होते हैं, मारते नहीं हैं लेकिन क्या है, सुनाते बहुत ज़्यादा हैं। तो वो भी मानसिक प्रताड़ना भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो शारीरिक प्रताड़ना होती है उससे कहीं ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना खतरनाक होती है, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय, क्योंकि सभी पढ़े हैं सर्व शिक्षा अभियान, तो इससे यही है कि बच्चे जितने भी हैं कम से कम इतना तो पढ़ ही लें कि वो कुछ आगे कर सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत हाईएस्ट, भाई जैसी जिसकी यहाँ स्थिति होगी वैसा वो वर्क करेगा, लेकिन इतना ज़रूरी होता है कि हाँ आगे बढ़ने के लिए। आज कहते नहीं, आज का दौर तो ऐसा है कि अगर कोई चीज़ खरीदने भी जाओ तो अगर पढ़ा लिखा कोई बंदा नहीं है तो वो चीज़ों को खरीद भी ना पाए। आजकल तो ये भिखारी को भीख भी बिना पढ़ा लिखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आजकल तो हर एक चीज़ ऑनलाइन चल रही है। भाई पेमेंट कर दो, है ना, मोबाइल से, गूगल से, वो वाली बात हो रही है। तो पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग
सेशन को विराम देते हैं। और आई होप चीज़ें पसंद आई होंगी, और फिर से कहूँगी अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें और नोट्स ज़रूर बनाएं। भाई नोट्स बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हुए चलते हैं उनको नोट डाउन ज़रूर किया कीजिए। और कहीं पे कोई डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।